नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर नागनाथ बालासाहेब साठे आपले सहर्ष स्वागत करतो आजच्या या 5व्या लेक्चरमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये एरर पाहिले, वेगवेगळे टाइप्स पाहिले एररचे. ठीक आहे, त्यामध्ये आपण कोणकोणते एरर्स पाहिले हे तुम्हाला माहितच आहे आता. ठीक आहे, नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज द इसेन्शियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इन्स्ट्रुमेंट्स, किंवा आपण त्याला डिफरंट टाइप्स ऑफ टॉर्क्स इन इंडिकेटिंग इन्स्ट्रुमेंट्स असं पण टायटल देऊ शकतो. तर मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं होतं की आपल्या मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स मध्ये 3 टाईपचे टॉर्क्स असतात. त्यामध्ये पहिला आहे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दुसरा आहे कंट्रोलिंग टॉर्क आणि तिसरा आहे डॅम्पिंग टॉर्क. ठीक आहे, यामध्ये पहिला टॉर्कची डेफिनेशन आपण पाहिली होती डिफ्लेक्टिंग टॉर्कची. इट इज द टॉर्क which deflects the pointer on a calibrated scale according to the electrical quantity passing through the instrument. ठीक है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऐसा टॉर्क है जिसकी वजह से हम अपना पॉइंटर जो होता है वो कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट होता है. जैसे भी हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पास कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स में से वैसा अपना पॉइंटर क्या होता है, कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट होता है. तो वो ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, उसकी वजह से उसको नाम दिया गया है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की. ठीक है, काय डेफिनेशन सांगितली मी की इट इज द टॉर्क विच डिफ्लेक्ट्स द पॉइंटर ऑन द कॅलिब्रेटेड स्केल. हा एक असा टॉर्क आहे ज्यामुळे आपला पॉइंटर हा कॅलिब्रेटेड स्केल वरती डिफ्लेक्ट होतो. ज्या पद्धतीमध्ये आपण इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पास करतोय त्या इन्स्ट्रुमेंट मधून, त्यानुसार आपला पॉइंटर हा कॅलिब्रेटेड स्केल वरती डिफ्लेक्ट होतो, त्यामुळे त्याला नाव दिलेले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. नेक्स्ट पॉइंट दिलेला इथं, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉजेस द मूव्हिंग सिस्टीम अँड हेन्स द पॉइंटर अटॅच टू इट मूव्ह फ्रॉम झिरो पोझिशन टू इंडिकेट ऑन अ ग्रॅज्युएटेड स्केल द व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मुळे आपली मूव्हिंग सिस्टीम म्हणजे जो पॉइंटर अटॅच केलेला आहे आपण तिथं, तो मूव्ह होतो त्याच्या झिरो पोझिशन पासून. कशामुळे मूव्ह होतो? टू इंडिकेट ऑन अ ग्रॅज्युएटेड स्केल. कारण आपल्याला त्या ग्रॅज्युएटेड स्केल वरती काहीतरी इंडिकेशन मिळायला पाहिजे, काहीतरी व्हॅल्यू मिळायला पाहिजे. कशाची व्हॅल्यू मिळायला पाहिजे? व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी बीइंग मेजर्ड. त्यामुळे आपला पॉइंटर काय होतोय तिथं, ते मूव्ह होतोय त्याच्या झिरो पोझिशन पासून. सो दॅट इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. दूसरा टॉर्क है कंट्रोलिंग टॉर्क. इसका भी मैंने आपको डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में बताया था कि इट इज द टॉर्क विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर ऑन अ पर्टिकुलर स्केल. ये एक ऐसा टॉर्क है जो पॉइंटर की मूवमेंट को पर्टिकुलर स्केल के ऊपर उस मूवमेंट को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट. जैसे भी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम, उसके हिसाब से अपने पॉइंटर जो है अपना पॉइंट पर्टिकुलर स्केल के ऊपर उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोलिंग टॉर्क करता है. ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है कंट्रोलिंग टॉर्क. कंट्रोलिंग टॉर्कची डेफिनेशन काय आहे की हा कंट्रोल करतो, हा टॉर्क काय करतो, कंट्रोल करतो मूवमेंट जी आहे आपल्या पॉइंटरची पर्टिक्युलर स्केल वरची, त्या मूवमेंटला कंट्रोल करतो. ज्या पद्धतीनं आपण क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करतोय त्या इन्स्ट्रुमेंट मधून, त्या पद्धतीनं आपल्या पॉइंटरची जी मूवमेंट आहे पर्टिक्युलर स्केल वरची तिला कंट्रोल करण्याचं काम हा कंट्रोलिंग टॉर्क करतो. म्हणून कंट्रोलिंग टॉर्कचे दोन आपण इथं फंक्शन सांगू शकतो की टू कंट्रोल द पॉइंटर ॲट अ स्पेसिफिक पोझिशन. एका स्पेसिफिक पोझिशनला आपल्याला त्या पॉइंटरला कंट्रोल करायचंय. And second function is that it moves the pointer from its zero position to the maximum position and again back from maximum position to its zero position. So these are the two functions of the controlling torque. क्या बोले मैंने फंक्शन कंट्रोलिंग टॉर्क के? पहला फंक्शन बोला मैंने कि आपके पॉइंटर को एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर उसकी जगह कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत होती है. और दूसरा फंक्शन मैंने बोला कि आपका पॉइंटर क्या होता है, आपका डिफ्लेक्ट होता है
उसके 0 पोजीशन से उसके मैक्सिमम वैल्यू तक, और बाद में उसकी मैक्सिमम वैल्यू से उसके अगेन 0 पोजीशन को मूव करने के लिए अपने को जो टॉर्क लगता है वो होता है अपना कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वेयर एक्टिंग अलोन, अगर आपका सपोज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अकेले में एक्ट हो रहा है वहां पे, देन द पॉइंटर वुड कंटिन्यू टू मूव इनडेफिनेटली, तो इसकी वजह से आपका पॉइंटर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू मूव होते रहेगा इनडेफिनेटली से। ठीक है, एंड वुड स्विंग ओवर द मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड पोजीशन, और वहां पे आपके मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे वो स्विंग होते रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी उसका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट या फिर वोल्टेज या फिर पावर के ऊपर कोई भी उसके इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, टू बी पावर टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो पॉइंटर आपका, अगर सपोज आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अलोन में एक्ट हो रहा है, तो पॉइंटर आपका क्या हो रहा है, पॉइंटर वुड कंटिन्यू टू मूव इनडेफिनेटली, आपका पॉइंटर क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा इनडेफिनेटली से, एंड वुड स्विंग ओवर अ मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड पोजीशन, और वो आपके मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड पोजीशन के ऊपर स्विंग होते रहेगा। वहां का मैग्नीट्यूड कितना भी रहने दो, फिर करंट का या फिर वोल्टेज का या फिर पावर का, टू बी मेजर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यह है यहाँ पे, कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय 2 मेथड्स, 2 मेथड से हम कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट मेथड है आपका स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का। यहाँ पे आपको एक कैलिब्रेटेड स्केल दिख रहा है, ये आपका पॉइंटर है। ठीक है, ये पॉइंटर के अपोजिट साइड में यहाँ पे बैलेंस वेट कनेक्ट किए हुए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 कंट्रोल स्प्रिंग्स बिठाए हैं, कंट्रोल स्प्रिंग ए एंड कंट्रोल स्प्रिंग बी। ठीक है, ये आपका मिडल का जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, और ये जो नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं ज्वेल्ड बियरिंग। ठीक है, तो ये सिंपल डायग्राम है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड की। अभी ये स्प्रिंग कंट्रोल मेथड से आप कंट्रोलिंग टॉर्क को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन में देखो फर्स्ट पॉइंट दिया है, हियर 2 phosphor bronze hair springs of spiral shapes are attached to the spindle of the moving system of the instrument. यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है 2 phosphor bronze hair springs, 2 phosphor bronze, ये phosphor मटेरियल के स्प्रिंग्स होते हैं, और हेयर स्प्रिंग्स है, यानी ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, शेप्स में, स्पाइरल शेप्स में होते हैं ये, दैट आर अटैच टू द स्पिंडल, और ये अटैच किए हुए हैं आपके स्पिंडल को। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दोनों कंट्रोल स्प्रिंग्स फॉस्फर से बनाए हुए हैं, और ये कहाँ पे अटैच है, आपके स्पिंडल को ऑफ द मूविंग सिस्टम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ये मूविंग सिस्टम है, मूविंग सिस्टम आपका क्या रहेगा, यहाँ पे पॉइंटर रहेगा। ठीक है, मूविंग सिस्टम क्या रहेगा, आपका पॉइंटर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट यह है, द इनर एंड्स ऑफ बोथ द स्प्रिंग्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल। ये दोनों कंट्रोल स्प्रिंग के जो इनर एंड्स है, ये देखो यहाँ पे इनर एंड है इसका, और ये सेकंड कंट्रोल स्प्रिंग का इनर एंड यहाँ है, तो ये कहाँ पे अटैच है, आपके स्पिंडल को अटैच है। ठीक है, जो इनर एंड्स है कंट्रोल स्प्रिंग के वो स्पिंडल को अटैच है, व्हाइल द आउटर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच टू अ लीवर। आउटर जो एंड रहेंगे आपके, ये बाहर का एंड, ये दोनों एंड आपके लीवर को अटैच होंगे, एंड द आउटर एंड ऑफ द लोअर स्प्रिंग इज फिक्स। यहाँ पे आउटर एंड जो है अपर स्प्रिंग का, ये देखो आउटर एंड जो है अपर स्प्रिंग का, ये लीवर को अटैच होगा आपका, और जो आउटर एंड लोअर स्प्रिंग का होगा ये आपका फिक्स किया होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखो पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट, इसका मीनिंग समझ में आपको। पहले पॉइंट में क्या बताया था मैंने की था, 2 फॉस्फर ब्रॉन्झ हेअर स्प्रिंग्स आपण यूज केलेले आहेत स्पायरल शेपच्या, आणि ते आपण कुठं अटॅच केलेले आहेत, स्पिंडलला अटॅच केलेले आहेत। मूव्हिंग सिस्टीम जी आहे इन्स्ट्रुमेंटची त्याच्या स्पिंडलला अटॅच केलेले आहेत या दोन्ही कंट्रोल स्प्रिंग्स। दुसऱ्या पॉइंट मध्ये सांगितलं मी, द इनर एंड्स ऑफ बोथ द स्प्रिंग्स आर अटॅच टू द स्पिंडल। या दोन्ही स्प्रिंगचे जे इनर एंड्स आहेत ते स्पिंडलला अटॅच आहेत। ठीक आहे, आणि त्यामधले अप्पर स्प्रिंगचं जे आउटर एंड आहे, अप्पर
कंट्रोल स्प्रिंगचं जे आउटर एंड आहे ते आपण लिव्हरला अटॅच केलेलं असतं आणि लोअर स्प्रिंगचं जे आउटर एंड आहे ते आपण फिक्स केलेलं असतं. समझ में आए दोनों पॉइंट. बाद में थर्ड पॉइंट दिया है यहाँ पे, दे आर वाउंड इन अपोजिट डायरेक्शन. या दोन्ही कंट्रोल स्प्रिंग या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये वाउंड केलेले असतात. यहाँ पे भी दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये अपोजिट डायरेक्शन में वाउंड किए हैं. ठीक है. फोर्थ पॉइंट दिया है, पॉइंटर इज अटैच टू द स्पिंडल ऑफ द मूविंग सिस्टम. यहाँ पे पॉइंटर अटैच किया हुआ है आपके मूविंग सिस्टम को. ठीक है. मूविंग सिस्टम आपका ये है. ठीक है. तो ये मूविंग सिस्टम को पॉइंटर अटैच किया हुआ है. क्लियर है. तो ये कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हो गए आपके स्प्रिंग कंट्रोल मेथड के. इसमें कुछ डाउट होगा आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है. देन वर्किंग देखेंगे अभी स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट ये है, देखो कि व्हेन द मूविंग सिस्टम डिफ्लेक्टेड, आपकी मूविंग सिस्टम अगर डिफ्लेक्ट हो गई, देन वन स्प्रिंग गेट्स वाउंडेड एंड द अदर वन गेट्स अनवाउंडेड. एक स्प्रिंग आपकी वाउंड हो जाएगी और दूसरी स्प्रिंग क्या हो जाएगी आपकी अनवाउंड हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंट्रोल स्प्रिंग्स अपन ने ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट किए हैं. ये अपन ने कंस्ट्रक्शन में बोला था पॉइंट. ठीक है. जेव्हा मूविंग सिस्टम आपली डिफ्लेक्ट होईल तेव्हा एक स्प्रिंग आपली वाउंड होते आणि दुसरी स्प्रिंग काय होते आपली अनवाउंड होते. ठीक आहे. नाउ दिस रिझल्ट्स इन कंट्रोलिंग टॉर्क. त्यामुळे आपला तिथं याचा रिझल्ट काय मिळतो आपल्याला, कंट्रोलिंग टॉर्क मिळतो, अँड हुज मॅग्निट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन. आणि त्याचं मॅग्निट्यूड हे तिथल्या अँगल ऑफ डिफ्लेक्शनला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं. म्हणजे ज्या अँगल मध्ये ती मूव्हिंग सिस्टीम डिफ्लेक्ट होईल, ठीक आहे, त्या अँगलला हा कंट्रोलिंग टॉर्क आपला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. म्हणून इथं एक इक्वेशन दिलेलं आहे सिंपल, टीसी इज द कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज थीटा. समझ में आया. ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है आपका वो किसको प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कंट्रोलिंग टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को यहाँ पे. तो उसकी वजह से यहाँ पे इक्वेशन दिया है टीसी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा. अभी सेकंड पॉइंट दिया है वर्किंग में, टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका किसको प्रोपोर्शनल है, करंट आई को प्रोपोर्शनल है. ठीक है. क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का हमने डेफिनेशन क्या बोला था, व्हाट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इट डिफ्लेक्ट्स द पॉइंटर. ठीक है. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेफिनेशन हमने बोला था कि इट डिफ्लेक्ट्स द पॉइंटर ऑन अ कैलिब्रेटेड स्केल. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पासिंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट. ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेफिनेशन बोला था मैंने कि which deflects the pointer on a calibrated scale according to electrical quantity passed through it. अभी इसमें से अपना इलेक्ट्रिकल करंट पास हो रहा है तो इसकी वजह से टीडी ये किसको प्रोपोर्शनल होगा, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. ठीक है. ये दो पॉइंट है. और थर्ड पॉइंट में दिया है एट फाइनल स्टेडी स्टेट कंडीशन. ये स्टेडी स्टेट कंडीशन यानी अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल में आ जाते हैं. उसकी वजह से अगर टीडी एंड टीसी इक्वल में आ गए तो टीडी किसको प्रोपोर्शनल है, आई को, और टीसी किसको प्रोपोर्शनल है, थीटा को. सो वी कैन से दैट हियर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. डिफ्लेक्शन किसको प्रोपोर्शनल रहेगा यहाँ पे, करंट को. हिंस द स्केल इज लीनियर और यूनिफॉर्म. ठीक है. तो उसकी वजह से आपकी स्केल क्या रहेगी यहाँ पे, लीनियर रहेगी या फिर यूनिफॉर्म रहेगी. ठीक है. समझ में आया. अँगल इथं आपण स्टेडी स्टेट कंडिशनला म्हणतोय आपण कंट्रोलिंग टॉर्क आणि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हे इक्वल मध्ये होतात. त्यामुळं टीडी इज इक्वल टू टीसी लिहिलं आपण, आणि त्यामुळं डिफ्लेक्शन जे आहे आपलं अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं तिथल्या करंटला. ठीक आहे. आणि त्यामुळे आपली स्केल काय राहणार आहे, त्या इन्स्ट्रुमेंटची स्केल ही लिनियर असणार आहे किंवा युनिफॉर्म असणार आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कंट्रोल मेथड. समझ कुछ डाउट इसमें. नाउ नेक्स्ट टाइप है इसमें ग्रेविटी कंट्रोल मेथड. ठीक है. तो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में देखो क्या पॉइंट्स दिए हैं. ठीक है. उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, इन अ ग्रेविटी कंट्रोल मेथड अ स्मॉल वेट इज अटैच्ड टू द स्पिंडल ऑफ द मूविंग सिस्टम.
ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पॉइंटर है आपका, ये स्पिंडल है, ये स्पिंडल के यहाँ पे एक बैलेंस वेट कनेक्ट किया है, यहाँ पे ये आपको डॉटेड लाइंस में कंट्रोल वेट दिखाया है। ठीक है, तो ये कंट्रोल वेट यहाँ पे भी सेकंड डायग्राम में दिखा रहा है। ठीक है, ये स्पिंडल है आपका, ये कंट्रोल वेट है कनेक्टेड। यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसमें ये एंगल ऑफ थीटा है। ठीक है, ये W साइन थीटा रहेगा, ये W रहेगा। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, पुल यानी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ठीक, सो इन अ ग्रेविटी कंट्रोल मेथड स्मॉल वेट इज अटैच्ड टू द स्पिंडल ऑफ द मूविंग सिस्टम। ग्रॅव्हिटी कंट्रोल मेथड मध्ये काय होतं, एक स्मॉल वेट अटॅच केलेलं आहे आपण स्पिंडलला मूव्हिंग सिस्टीमच्या. इथं दिसतंय तुम्हाला बॅलन्स वेट आहे. ठीक आहे, बॅलन्स वेट आणि कंट्रोल वेट असे कनेक्ट केलेले आपण. सो ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल पुल, इथले ग्रॅव्हिटेशनल पुल मुळे म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे कंट्रोल टॉर्क ऍक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. हा कंट्रोल टॉर्क जो आहे डिफ्लेक्टिंग टॉर्कच्या ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतोय. That is produced whenever the pointer tends to move away from its initial position. Pointer त्याच्या इनिशियल पोझिशन पासून मूव्ह झाला की तिथं आपला कंट्रोल टॉर्क काय होणार आहे, प्रोड्यूस होणार आहे आणि तो कंट्रोल टॉर्क आपल्या रिफ्लेक्टिंग टॉर्कच्या ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणार आहे. ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने ये पॉइंट. ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अपना कंट्रोल टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. जो कंट्रोल टॉर्क आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है. कब कंट्रोल टॉर्क प्रोड्यूस होता है, व्हेनेवर द पॉइंटर टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन. जब आपका पॉइंटर क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से मूव अवे होता है, तब आपका कंट्रोलिंग टॉर्क वहां पे प्रोड्यूस होता है. तो इसकी वजह से यहाँ पे टीसी का इक्वेशन क्या दिया है, देखो साइन थीटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. टीसी यानी कंट्रोलिंग टॉर्क रहेगा. अभी ये यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है आपको, तो ये टीसी किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, साइन थीटा को. यहाँ पे भी थीटा है, एंगल दिखाया है. ठीक है, नाउ इन दिस केस टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. इस केस में भी ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका करंट को ही प्रोपोर्शनल रहेगा. जैसे स्प्रिंग कंट्रोल में बोला था अपन ने, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. वहां पे हमने बोला था टीसी, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में क्या बोला था, टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ओनली. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, टीसी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. ठीक है, सो टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल. नाउ at equilibrium condition or at steady state condition, we know that deflecting torque and controlling torque becomes equal. So TD is equal to TC. उसकी वजह से साइन ऑफ द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बोलते हैं हम. ठीक है, साइन ऑफ द डिफ्लेक्शन यानी साइन थीटा इसको प्रोपोर्शनल में जाता है, तो वहां पे करंट के प्रोपोर्शनल में जाता है. तो इसकी वजह से इक्वेशन क्या रहेगा, ग्रेविटी कंट्रोल में साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई. ठीक है, वहां पे इक्वेशन क्या था, स्प्रिंग कंट्रोल में थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई लिखा था अपन ने. ठीक है, तो वहां पे स्केल क्या थी अपनी, लीनियर स्केल थी. यहाँ पे स्केल क्या आएगी आपकी, नॉन लीनियर स्केल आएगी. ठीक है, हेंस द स्केल इज नॉन लीनियर, दैट इज क्रैम्प्ड स्केल. क्रैम्प्ड का मीनिंग होता है कि जो आपके स्केल के ऊपर जो डिजिट्स होते हैं वो सब तरफ इक्वल में होते हैं, लेकिन आपकी जो 0 डिजिट और 1 डिजिट के बीच में जो डिजिट्स रहेंगे आपके स्केल के ऊपर वो ज्यादा रहेंगे उस, और बाद में एक डिजिट नंबर 1 2 बाकी जितने भी डिजिट्स आए वहां पे आपकी स्केल क्या होगी, स्केल के डिजिट्स यूनिफॉर्म रहेंगे. सिर्फ स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग जो 0 और 1 के डिजिट्स के बीच में जो आपकी स्केल रहेगी वो ज्यादा होगी वहां पे डिजिट्स, तो उसके वजह से उसको नाम दिया गया है क्रैम्प्ड स्केल. क्रैम्प्ड स्केल. ठीक है, तो ये हो गया आपकी ग्रेविटी कंट्रोल मेथड. ये इक्वेशन ध्यान में रखो दोनों. इसमें स्प्रिंग कंट्रोल में ये टीसी किसको प्रोपोर्शनल है, थीटा को, और टीडी किसको प्रोपोर्शनल है, आई को. और फाइनल स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, टीडी और इक्वल टू टीसी होता है, तो इसकी वजह से थीटा आई को प्रोपोर्शनल में आता है और स्केल आपकी यूनिफॉर्म रहेगी या फिर लीनियर रहेगी. यहाँ पे इक्वेशन क्या है, टीसी प्रोपोर्शनल है साइन थीटा को
TD प्रोपोर्शनल है I को, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में TD इक्वल टू TC बन जाता है, तो उसकी वजह से आपका साइन थीटा किसको प्रोपोर्शनल में जाता है, I के, और यहाँ की स्केल आपकी नॉन लीनियर रहेगी या फिर नॉन यूनिफॉर्म रहेगी या फिर क्रैप्ड रहेगी, ठीक है। नाउ विल सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या रहेंगे, एडवांटेजेस ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल एज कंपेयर टू स्प्रिंग कंट्रोल। जो भी एडवांटेजेस देखने हैं हमें ग्रेविटी कंट्रोल के देखने हैं स्प्रिंग कंट्रोल के ऊपर, उसमें फर्स्ट एडवांटेज है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज लेस, दैट इज इट इज चीप। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है ग्रेविटी कंट्रोल की वो लेस होती है, यानी वो चीप होती है, ठीक है। मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट त्याची लेस आहे, त्यामुळे ते चीप असतं, ठीक आहे। इट इज हे पहिला ऍडव्हान्टेज झाला. दुसरा ऍडव्हान्टेज आहे इट इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर व्हेरिएशन्स. त्याच्या टेम्परेचर व्हेरिएशन्स वरती कुठलाही इफेक्ट होत नाही. टेम्परेचर व्हेरिएशन्स मुळे कुठलाही इफेक्ट होत नाही, ठीक है। सेकंड एडवांटेज क्या बोला मैंने कि टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से वहां पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है। और थर्ड एडवांटेज है इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू फटीग और डिस्टॉर्शन विथ टाइम. तीसरा एडवांटेज ऐसा है इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू फटीग. आपका इंस्ट्रूमेंट कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है फटीग को और डिस्टॉर्शन को विथ टाइम के हिसाब से, ठीक है. तिसरा ऍडव्हान्टेज आहे आपला की जे आपलं इन्स्ट्रुमेंट आहे ते कधी सब्जेक्ट होत नाही फटीगला किंवा तिथल्या डिस्टॉर्शनला टाइम सो, ठीक है. फटीग यानी बहुत दिनों तक बहुत सालों तक आप अगर आप इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट आपका यूज कर रहे हो तो उसमें फटीग आ जाता है, ठीक है, उसको फटीग बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस देखेंगे अपन. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल ओवर द स्प्रिंग कंट्रोल. तो यहाँ पे भी तीन डिसएडवांटेजेस हैं. फर्स्ट डिसएडवांटेज है इट गिव्स अ क्रैम्प्ड और नॉन यूनिफॉर्म स्केल. ये अपने ऊपर बोला था पॉइंट कि आपका स्केल कैसा रहेगा ग्रेविटी कंट्रोल में, क्रैम्प्ड रहेगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा या फिर नॉन लीनियर रहेगा. अब पहिला डिसएडवांटेज आहे आपली स्केल ही क्रॅम्प्ड असते किंवा नॉन युनिफॉर्म असते किंवा नॉन लिनियर असते. सेकंड डिसएडवांटेज आहे द इन्स्ट्रुमेंट हॅज टू बी केप्ट वर्टिकल. जे इन्स्ट्रुमेंट आहे आपलं ते आपल्याला कधीही व्हर्टिकल मध्ये केप्ट करायला लागतं त्याला. हा दुसरा डिसएडवांटेज आहे. आणि तिसरा आहे त्याचा टॉर्क टू वेट रेशो हा लेस आहे. टॉर्क टू वेट रेशो म्हणजे हा दोघांचा रेशो घेतो आपण टॉर्क आणि वेटचा, तो रेशो हा लेस असतो, ठीक आहे. तर हे आहेत त्याचे तीन डिसएडवांटेजेस. नाउ विल सी द डॅम्पिंग टॉर्क. तिसऱ्या टाईपचा जो टॉर्क आहे मी सांगितला तुम्हाला तो आहे आपला डॅम्पिंग टॉर्क, ठीक आहे. याची डेफिनेशन काय आहे पहा याच्यामध्ये दिलेली. इफ द मूव्हिंग सिस्टीम इज ऍक्टेड अपॉन बाय डिफ्लेक्टिंग अँड कंट्रोलिंग टॉर्क्स अलोन. जर मूव्हिंग सिस्टीम इज ऍक्टेड अपॉन बाय डिफ्लेक्टिंग अँड कंट्रोलिंग टॉर्क्स अलोन. जर मूव्हिंग सिस्टीम वरती फक्त डिफ्लेक्टिंग आणि कंट्रोलिंग टॉर्कच ऍक्ट होत असतील अलोन मध्ये, देन द पॉइंटर ड्यू टू इनर्शिया, जो पॉइंटर आहे आपला इनर्शियामुळं will oscillate about its final deflected position for quite some time before coming to rest. इनर्शियामुळे जो पॉइंटर आहे आपला तो त्याच्या फायनल डिफ्लेक्टेड पोझिशन वरती ऑसिलेट होत राहतो काही वेळासाठी बिफोर कमिंग टू रेस्ट. म्हणजे तो रेस्टला येण्या अगोदर काही काळासाठी आपला पॉइंटर जो आहे तो फायनल डिफ्लेक्टेड पोझिशन वरती ऑसिलेट होत राहतो, ठीक आहे. कशामुळे ऑसिलेट होतोय इनर्शियामुळे, ठीक है. तो ये फर्स्ट पॉइंट बोला मैंने कि इफ द मूविंग सिस्टम इज एक्टेड अपॉन बाय डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क्स अलोन. जब हमारे मूविंग सिस्टम के ऊपर डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क्स एक्ट हो रहे हैं अलोन में, तब जो पॉइंटर है अपना वो इनर्शिया की वजह से जो फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजिशन है वहां पे वो ऑसिलेट होते रहता है कुछ टाइम के लिए बिफोर कमिंग टू रेस्ट. यानी वो रेस्ट के पहले आपके फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन के ऊपर कुछ देर के लिए आपका पॉइंटर क्या होता है ऑसिलेट होता है इनर्शिया की वजह से, ठीक है. ये फर्स्ट पॉइंट है. नाउ दिस इज ऑफन अनडिजायरेबल, और ये आपका अनडिजायरेबल है, ठीक है.
बिकॉज इट मेक्स डिफिकल्ट टू ऑब्टेन क्विक एंड एक्यूरेट रीडिंग्स। ठीक है, क्योंकि क्यों अनडिजायरेबल है? क्योंकि हमें वहां पे क्विक एंड एक्यूरेट रीडिंग नहीं लेते आएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको गाड़ी का स्पीडोमीटर का एग्जांपल बोला था। गाड़ी के स्पीडोमीटर में एनालॉग टाइप का जो स्पीडोमीटर रहेगा उसमें एक पॉइंटर रहेगा और आपकी कैलिब्रेटेड स्केल रहेगी नीचे। ठीक है, तो जब आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से, ठीक है, तो वो फर्स्ट मूव हो जाएगा आपकी जीरो पोजीशन से। ठीक है, अभी वो मूव हो गया उसके जीरो पोजीशन से, यानी वहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अभी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से वो पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड आएगा वहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क। अभी कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा? आपके पॉइंटर को एक स्पेसिफाइड पोजीशन के ऊपर उसको कंट्रोल करेगा। क्योंकि जैसे आप एक्सेलरेटर बढ़ाओगे गाड़ी का, ठीक है, सपोज आपकी गाड़ी की स्पीड 40 है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है आपकी गाड़ी। ठीक है, तो आपका पॉइंटर कहां पे रुकेगा? जाके 40 के ऊपर रुकेगा जाके। ठीक है, तो वहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट हो गया आपका। नाउ अगर सपोज आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया तो आपका जो पॉइंटर 40 पे था वो फिर से एक बार क्या हो जाएगा? आपका जीरो पे आएगा। तो ये भी दूसरा फंक्शन मैंने आपको कंट्रोलिंग टॉर्क का बताया था। ठीक है, अभी थर्ड जो टॉर्क है वो कब एक्ट होता है? अपना डैम्पिंग टॉर्क, कि जब आपकी मूविंग सिस्टम के ऊपर डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट होते हैं अलोन में, तब आपका पॉइंटर क्या होता है? इनर्शिया की वजह से ऑसिलेट होता है उसके फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन के ऊपर फॉर क्वाइट सम टाइम के लिए। यानी आपका पॉइंटर सपोज 40 पे है आपका, तो वो फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन 40 रहेगी आपकी। ठीक है, तो वहां पे आपका पॉइंटर थोड़ा सा क्या होगा? कुछ देर के लिए ऑसिलेट होते रहेगा। जब वो रेस्ट से आता है, बिफोर रेस्ट से आता है, तब तक आपका पॉइंटर फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन के ऊपर क्या रहेगा? ऑसिलेट होते रहेगा। ठीक है, तब आप वहां पे दिस इज ऑफन डिजायरेबल, तब आप वहां पे रीडिंग ले सकते हो। क्या वो एग्जैक्टली पॉइंटर कहाँ पे है आपका? 40 पे है या फिर 45 पे जा रहा है ऑसोलेशन की वजह से, या फिर वो 35 पे आ रहा है। ठीक है, तो आप एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाओगे वहां पे, क्विक एंड एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाओगे आप, डिफिकल्ट जाता है आपको रीडिंग लेने में। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज ऑसिलेशंस ऑफ द पॉइंटर, तो उसकी वजह से आपके ऑसिलेशन जो है पॉइंटर के, ये अवॉइड करने के लिए एंड टू ब्रिंग इट क्विकली टू इट्स फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन, और उस पॉइंटर को आपको क्विकली क्या करना है? फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन के ऊपर ब्रिंग करना है वो पॉइंटर को। तब आपको डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तब आपको वहां पे डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करना होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? तो ये है आपका डॅम्पिंग टॉर्क. समजलं सगळ्यांना? ठीक आहे. मी साधा एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला. स्पीडोमीटर जे गाडीचं आहे स्पीडोमीटर, त्यामध्ये आपल्याला माहित आहे एक पॉइंटर असतो आणि एक कॅलिब्रेटेड स्केल असते. पॉइंटर आपल्याला माहित आहे, पॉइंटर त्याच्या झिरो पोझिशन पासून मूव्ह होतो म्हणजे डिफ्लेक्ट होतो. कुणामुळे डिफ्लेक्ट होतोय? तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मुळे. ठीक आहे. आता गाडीची स्पीड समजा ऍक्सेलरेटरने आपण जर 40 केली तर आपला पॉइंटर हा कुठं स्टेडी होणार आहे? जाऊन 40 वरती. ठीक आहे. आणि सपोज ऍक्सेलरेटर सोडून दिला आपण तर काय होईल? आपला परत पॉइंटर हा 40 वरून काय होईल? आपल्या झिरो पोझिशन वरती येईल. ठीक आहे. तर ह्या दोन याच्यामध्ये कंट्रोल टॉर्क ऍक्ट होणार आहे. म्हणजे एक तर त्याच्या इनिशियल पोझिशन पासून पॉइंटरला डिफ्लेक्ट करण्याचं काम डिफ्लेक्टिंग टॉर्कने केलं. 40 किलोमीटर पर आवर या स्पीड वरती त्याला रेस्ट करण्याचं काम किंवा स्टेडी करण्याचं काम कोण केलं? आपल्या कंट्रोलिंग टॉर्कनं. आणि जर ऍक्सेलरेटर सोडून दिलं आपण तर परत 40 वरचा पॉइंटर आपला झिरो वरती आणण्याचं काम सुद्धा आपला कंट्रोलिंग टॉर्क करणार आहे. ठीक आहे. आणि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मग आता सॉरी डॅम्पिंग टॉर्कचं काय फंक्शन आहे की डिफ्लेक्टिंग आणि कंट्रोलिंग टॉर्क जर मुव्हिंग सिस्टीम वरती आपले ऍक्ट होत असतील अलोन मध्ये तर आपला पॉइंटर इनर्शियामुळे काय होतं? त्याच्या फायनल डिफ्लेक्टेड पोझिशन वरती काही काळासाठी ऑसिलेट होत राहतो. जोपर्यंत आपल्या रेस्ट पोझिशनला येत नाही त्याच्या अगोदर आपला फायनल डिफ्लेक्टेड पोझिशन वरती पॉइंटर ऑसिलेट होत राहतो. म्हणजे आपली फायनल डिफ्लेक्टेड पोझिशन काय झाली? 40.
40 वरती काय होत राहणार, ऑसिलेट होत राहणार पॉइंटर. त्यामुळे आपल्याला तिथं क्विक आणि अॅक्युरेट रिडिंग घेता येणार नाही आणि म्हणून त्या पॉइंटरचे ऑसिलेशन्स आपल्याला जर अवॉइड करायचे असतील आणि आपल्याला त्या पॉइंटरला जर फायनल डिफ्लेक्टेड पोझिशन वरती ब्रिंग बॅक करायचं असेल क्विकली मध्ये, तर तिथं डॅम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होणं गरजेचं आहे इंडिकेटिंग इन्स्ट्रुमेंट मध्ये. समजलं? सो दिस इज कॉल्ड ॲज डॅम्पिंग टॉर्क. आता यामध्ये डॅम्पिंग टॉर्क मध्ये हा डॅम्पिंग टॉर्क आपल्याला 3 पद्धतीनं तिथं ऑब्टेन करता येतो. देर आर 3 टाइप्स ऑफ डॅम्पिंग. ठीक आहे. त्यामध्ये पहिलं आहे एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंग, दुसरं आहे एडी करंट डॅम्पिंग आणि तिसरी आहे फ्लुइड फ्रिक्शन डॅम्पिंग. ठीक आहे. तर हे असे 3 डॅम्पिंगचे टाइप्स आहेत. ठीक आहे. दॅट वी विल सी इन दी नेक्स्ट लेक्चर. ठीक आहे. या आजच्या लेक्चरमध्ये कोणाला डाऊट असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर अगेन. विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर. ठीक. थँक्यू व्हेरी मच.